हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड है। साथियों, इसमें हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के माइनर जो लॉ है इसी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। साथियों, आपने पहले ही इसका जो वन लाइनर सीरीज़ है, हमारा वन लाइनर सीरीज़ आपने विधि भारती पब्लिकेशन बुक से ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है। अब आज साथियों जो हमारा टर्म है, ये आज हमारा टर्म है इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। साथियों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करा देना चाहता हूँ, ये जो भी आज मैं एमसीक्यू लेकर के आऊँगा साथियों वो बाइलिंगुअल होगा। मीन्स कि वो एमसीक्यू आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। जो पीडीएफ भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा साथियों, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन है और ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर शो करने वाला हूँ। तो साथियों, बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं रेलिवेंट साबित होंगे। साथियों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में कर रहा है कि मध्यस्थ अधिकरण से तात्पर्य है। तो मध्यस्थ अधिकरण से क्या तात्पर्य होता है? अब मध्यस्थ हम किसको कहते हैं, सुलह अधिनियम हम किसको कहते हैं, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन हम किसको कहते हैं, क्या इसके अंतर्गत लोक अदालत भी आता है, क्या इसके अंतर्गत निगोशिएशन भी आता है, क्या इसके अंतर्गत पूरा एडीआर का मैकेनिज्म आता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी इसके अंतर्गत आता है, कि क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे कह रहा है मध्यस्थतम अधिकरण से तात्पर्य है, तो इसका आप लोगों ने करेक्ट आंसर डी मार्क कर दिया। ए और सी इसका दोनों करेक्ट आंसर है। साथियों, ए में कह रहा है एकमात्र मध्यस्थ भी हो सकता है। जो मध्यस्थ होता है, जो आर्बिट्रेटर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है। किसी मैटर को डील कर सकता है, किसी मैटर का वो क्या कर सकता है, वहाँ पे वो पंचाट, जिसको वो जजमेंट नहीं सुनाते हैं, ये लोग क्या सुनाते हैं, ये लोग पंचाट सुनाते हैं। ठीक, ये लोग पंचाट सुना सकते हैं। और सी वाले में कह रहा है मध्यस्थों का एक पैनल भी हो सकता है। इसको मध्यस्थों का अधिकरण से तात्पर्य यही होता है। तो पहला क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर को ऑब्जर्व कर लिया कि एक मात्र मध्यस्थ भी हो सकता है और मध्यस्थों का कोई पैनल भी यहाँ पे हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यस्थों से अभिप्रेत है। अब जो मध्यस्थ होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, मीडिएटर से क्या अभिप्रेत होता है? साथियों, अगर हम मीडिएटर की बात करते हैं तो मीडिएटर क्या होता है? जब वो मीडिएशन के प्रोसीडिंग में बैठता है तो एज वो न्यूट्रल पर्सनल होकर के बैठता है। वो लगता है कि न्यूट्रल पर्सन है। न्यूट्रल पर्सन का मतलब होता है ना पार्टी ए को जानती है ना वो पार्टी बी को जानती है। तो वही कह रहा है मध्यस्थों से अभिप्रेत है। तो जो मध्यस्थों से अभिप्रेत होता है, कोई मध्यस्थ जो चाहे अस्थायी मध्यस्थतम संस्था द्वारा किया गया हो या न किया गया हो, इसी का मतलब यही होता है। और जो वहाँ पे बैठ करके जो डिसीजन उनके द्वारा जो पंचायत वहाँ पे जो अवार्ड वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो क्या होता है, वो अपीलेबल होता है। आप उस अवार्ड को फाइनल अवार्ड भी मान सकते हैं, या फिर अगर आप उस अवार्ड को नहीं मानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट ऑफ लॉ में भी आप जा करके उस अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं कि हाँ, हम इस अवार्ड को, हम इस पंचायत को हम नहीं मान रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम केस लड़ेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम प्रवृत्त होगा। ये कब से होगा मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम? जो केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र के अधिसूचना द्वारा नियमित करे, उसी के माध्यम से इसको क्या माना जाएगा, उसी माध्यम से इसको प्रवृत्त माना जाएगा कि ये हमारा मीडिएशन एंड जो एडीआर मैकेनिज्म है, जो मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम है, उसी दिन से इसको क्या माना जाएगा, जब भारत सरकार अपने राजपत्रित अधिकारिता में इसको प्रकाशित कर देती है, तभी माना जाएगा कि ये एक्ट हमारे देश में लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ था? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 22 अगस्त 1996 को इसको क्या किया गया था, प्रवृत्त किया गया था। इसीलिए इसका जो नाम दिया गया है साथियों, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 इसका नाम दिया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने तारीख को किया गया था। अगर स्पेसिफिक डेट होकर के पूछता है तो 22 अगस्त 1996 को इसको किया गया था। लेकिन इसका अगर नाम पूछा जाए तो क्या है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान किया था? तो साथियों, राष्ट्रपति की अगर स्वीकृति की हम बात करते हैं तो अगर अधिनियमित और प्रवर्तन हुआ तो कब हुआ था, तो ये 22 अगस्त को हुआ था। और अगर हम राष्ट्रपति के एसेंट के बारे में हम बात करते हैं तो साथियों, ये 16 अगस्त 1996 को क्या किया गया था, राष्ट्रपति महोदय साहब के द्वारा इसको असेंट दिया गया था। पहले
राष्ट्रपति महोदय के द्वारा असेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही उनके द्वारा असेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है उसके बाद से सरकार इसको क्या करती है, जैसे ही गजट में इसको राजपत्रित में इसको प्रिंट करा देती है तो मान लिया जाता है ये अधिनियम क्या हो गया, उसी दिन से इन्फोर्स हो गया, उसी दिन से ये अधिनियम लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मध्यस्थ अधिनियम हुआ था, जो मध्यस्थतम था ये अधिनियमित कब हुआ था? तो साथियों ये अधिनियमित हुआ था 16 अगस्त 1996 को अधिनियमित हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय साहब के द्वारा उसी दिन इस पर क्या किया गया था, सिग्नेचर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मध्यस्थता एवं सुलह एवं समझौता संशोधन अधिनियम 2015 को कब अमल में लाया गया था? तो कब अमल में लाया गया था साथियों? तो 23 अक्टूबर 2015 को इसको क्या किया गया था, इसमें संशोधन करके इसको अमल में ला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन में आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है साथियों, तो कह रहा है कि मध्यस्थतम और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 के पश्चात अब अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ, अब पूछ रहा है अब अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ। तो साथियों आप सभी को पता है कि अधिनियम के अंतर्गत अब 8 के 8 अनुसूचियों के बारे में, 8 शेड्यूल्स के बारे में बताया गया। पहले आपके पास 7 शेड्यूल्स हुआ करते थे, लेकिन अब इसके पास शेड्यूल कितना हो गया, अब 8 शेड्यूल हो गए हैं। कब से? जब 2019 का संशोधन कर दिया गया, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मध्यस्थतम और सुलह संशोधन अधिनियम 2016 प्रवर्तन में आया था। तो साथियों ये कब आया था? तो 23 अक्टूबर 2015 को ये क्या हुआ था, इसको प्रवर्तन में इन्फोर्स किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं दोस्तों। कर है मध्यस्थतम अधिनियम का विस्तार है। तो मध्यस्थतम अधिनियम का विस्तार कहाँ पे है साथियों? तो आपको पता है कि संपूर्ण भारत पे इसका विस्तार कर दिया गया। पहले J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था, तो ये क्या किया गया था, एक्सेप्ट J&K हो रहा था। लेकिन जब से आप लोगों को पता है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, कब से आ गया, 31 अक्टूबर, कब से आ गया साथियों, 31 अक्टूबर 2019 से J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाने की वजह से जितने भी हमारे एक्ट हैं, जितने भी हमारे लॉ हैं, वो सभी के सभी कहाँ पे भी लागू होने लगे हैं, होल ऑफ इंडिया पे लागू होने लगे हैं। मीन्स कि अब जम्मू कश्मीर पे भी हमारा लागू होने लगा है कोई भी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम में कितने भाग हैं। अब इसके भाग के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें अगर हम भाग की बात देखते हैं तो साथियों 4 भाग के बारे में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम में परिभाषा खंड दिया गया है। कहाँ पे परिभाषा खंड दिया गया है? तो साथियों आप सभी को पता है कि कोई भी हम लोग मेनली एक्ट पढ़ते हैं तब उसके डेफिनेशन क्लॉजेस हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो जब हम सेक्शन नंबर 2 को खोलते हैं वहाँ पे उसके मोस्टली डेफिनेशन क्लॉजेस हमको देखने के लिए मिलता है। कहीं कहीं हमको इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस अगर देखने की हम बात करते हैं तो वो हमको IEA में देखने के लिए मिलता है, मीन्स कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत मिलता है, और वो भी सेक्शन 2 में के अंतर्गत नहीं मिलता है, सेक्शन 3 के अंतर्गत इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस हमको देखने के लिए मिलता है। और यही सीन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी अंतर्गत होता है, वहाँ पे भी डेफिनेशन क्लॉजेस नहीं देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे भी हमको इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है सेक्शन 2 के अंतर्गत। तो दोनों फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। अगर आपके पास बेयर एक्ट होगा तो आप अपना इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 3 खोल करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस आपको दिया होगा। और इसी तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट भी खोल करके देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस सेक्शन नंबर 2 में दिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 का अधिनियम संख्या क्या है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अधिनियम संख्या की बात करता है, क्योंकि साथियों जब मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर लिया था जो इसका 1 लाइनर सीरीज था, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये 26वां नंबर का एक्ट बना था। कब? 1996 में ये 26वां नंबर का एक्ट बनाया गया था। किसको? मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 को। अब उसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे इंग्लिश में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं साथियों। इंग्लिश में क्या कर रहा है? इंग्लिश में कर रहा है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, कब इसको इनेक्ट किया गया था साथियों? तो आप सभी को पता है कि 1996 के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, इसको इनेक्ट करने का कोशिश किया गया था। अब यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों? सेकंड क्वेश्चन कर रहा है द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 केम इनटू फोर्स। इसको कब फोर्स में लाया गया था साथियों? तो इसको 23 अक्टूबर 2015 में इसको क्या किया गया था, इसको फोर्स में लाया गया था। तो जो पॉसिबल हो सकता है साथियों उन सभी चीज़ों को मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, उस चीज़ को ऑब्जर्व कराने का कोशिश करूंगा। देखिए ये 30 बिहार जे 2018 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे आस्क भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, आपको पता भी होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो साथियों आपके 2 जगह एग्जामिनेशन में आता है, एक बिहार जुडिशरी में आता है और सेकंड आपका एक दिल्ली जुडिशरी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? जब
जब हम बात करते हैं मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू ऑन 1 अगस्त 2019 प्रोवाइडेड फॉर द आर्बिट्रेशन टू बी इन द अकॉर्डेंस विद द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, थर्ड का वो ए किया जाएगा। द आर्बिट्रेशन वुड बी गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1936। ये इसको किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा? तो जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 बना है उसी के द्वारा इसको क्या किया जाएगा? गवर्न किया जाएगा, अगर इस प्रकार के एक्ट के अंतर्गत ये एंटर्ड कर रहे हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में द प्रेजेंट आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 इज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो साथियों आप सभी को पता है कि मैंने उस दिन अनसिट्राल के बारे में आपको बताया था जो कि 1985 के अंतर्गत आया था, और इसी अनसिट्राल मॉडल के ऊपर हमारा कौन सा बेस्ड है? तो हमारा जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम है इसी के ऊपर बेस्ड है। ये अनसिट्राल मॉडल है और इसी अनसिट्राल मॉडल के ऊपर बेस्ड है। और आप देख सकते हैं ये AIB जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है उस AIB के एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आस्क किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर देखिए साथियों, आप क्वेश्चन हिंदी में भी ऑब्जर्व करिए और इंग्लिश में भी ऑब्जर्व करिए, दोनों क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए, देखिए कि कहाँ पे आपको कितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, अनसिट्राल के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। अनसिट्राल क्या कह रहा है दोस्तों? अब यहाँ पे साथियों आप अनसिट्राल मॉडल को देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो करेक्ट आंसर आपका मार्क कर रहा है ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डिंग्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के अंतर्गत ये बात बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये कर रहा है द वर्ड आर्बिट्रेशन इन 1996 एक्ट कनेक्ट टू द सेम मीनिंग एज कंटेंट इन, ये किसके द्वारा कनेक्ट कर रहा है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 2A ऑफ मॉडल लॉ ऑफ यूनिस अनसिट्राल के बारे में ये बात कर रहा है और इसी से ये क्या करता है? कनेक्टेड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कह रहा है किसके बारे में? तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप भर करके देख सकते हैं। एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन आप भर करके देख सकते हैं, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और निगोशिएशन। जो इसका साथियों करेक्ट आंसर इसका मार्क किया जाएगा वो निगोशिएशन मार्क किया जाएगा। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये 5th AIB एग्जामिनेशन 2012 के एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया था। जब यहाँ पे आप निगोशिएशन फिल करेंगे, निगोशिएशन इज द प्रोसेस वेयर बाय इंटरेस्टेड पार्टीज रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, एग्री अपॉन द कोर्स ऑफ एक्शन, बार्गेनिंग फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव एडवांटेजेस एंड अटेम्प्ट टू क्राफ्ट आउटकम्स विच सर्व देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट। से इसको क्या किया जा सकता है? निगोशिएशन का मतलब क्या होता है? बातचीत से किसी भी मामले को क्या किया जा सकता है? समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है एन आर्बिट्रेशन क्या होता है? हम आर्बिट्रेशन किसको कहते हैं? आर्बिट्रेशन के अंतर्गत क्या आता है साथियों? तो आर्बिट्रेशन के अंतर्गत बोथ A एंड B आता है। इज चूजन एंड पेड बाय द डिस्प्यूट्स, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और बी वाले में कर रहा है एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्राइवेटली चूजन प्रोसीजर so far as that is not repugnant to the public policy से ये डील करता है। तो दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में मध्यस्थता को परिभाषित किया गया है। कहाँ पे किया गया साथियों? तो 2A के अंतर्गत मध्यस्थता को परिभाषित किया गया। मैंने जब ऑनलाइनर सॉल्व कराया था तो मैंने आपको ये चीज़ वहाँ पे ऑब्जर्व कराने का पूरा भरपूर प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता है मध्यस्थतम पंचायत के अंतर्गत आता है। मध्यस्थतम पंचायत के अंतर्गत क्या आता है साथियों? तो इसमें प्रिलिमिनरी भी आता है और अंतिम पंचायत भी इसके अंतर्गत दोनों शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मध्यस्थतम पंचायत को परिभाषित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो 2C के अंतर्गत मध्यस्थतम पंचायत को यहाँ पे परिभाषित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कर रहा है कि मध्यस्थतम और सुलह न्यायालय अधिनियम का उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है? तो उपरोक्त सभी इसके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। पहला कर रहा है प्रवर्तन से संबंधित विधि को समेकित करता है, प्रवर्तन से संबंधित विधि को संशोधित करता है और प्रवर्तन से संबंधित विधि को परिभाषित करता है। और ये डेफिनेशन जब आप देखेंगे सेक्शन नंबर 1 आप देखेंगे किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो वहाँ पे भी आपको यही चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। कहाँ देखने के लिए मिलेगा? जब आप उसका प्रियम्बल देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का तो उसके प्रियम्बल में भी यही बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थतम को परिभाषित किया गया है। तो साथियों कहाँ पर किया गया है? तो 2F के अंतर्गत इस चीज़ को परिभाषित किया है। जो भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ लिंक करने लायक है, उन सभी चीज़ों को पॉसिबल चीज़ों को मैं लिंक करके आपको ऑब्जर्व कराने का डेफिनेटली प्रयास कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं साथियों। विधिक प्रतिनिधित्व को परिभाषित किया गया। तो विधिक प्रतिनिधित्व को कहाँ परिभाषित किया गया? तो 2G के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधित्व को परिभाषित किया गया है। और 2 डेफिनेशन क्लॉजेज अगर हम देखते हैं किसका? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का
1996 का, तो ये इसका सेक्शन 2 के अंतर्गत ही प्रोवाइड किया गया है। अगर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ हम तुक्का लगा सकते हैं तो हम लगा सकते हैं कि सेक्शन नंबर 2 के ये अंतर्गत उनको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विधिक प्रतिनिधि से अभिप्रेत है। जो विधिक प्रतिनिधि होते हैं इससे क्या अभिप्रेत होता है, तो उपरोक्त सभी इससे अभिप्रेत माने जाते हैं। जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है, पहला। ख कर है जो मृतक की संपदा में प्रतिनिधित्व करता है। ग कहता है जो प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य करता है। इन सभी को हम क्या मानते हैं, विधिक प्रतिनिधि के अभिप्रेत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कर है, पक्षकार को परिभाषित किया गया था। कहाँ पे किया गया है, तो 2H के अंतर्गत पक्षकार को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। कर है मध्यस्थतम तथा सुलह अधिनियम कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो साथियों आप सभी को पता है कि मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम 4 भागों में डिवाइड किया गया, जो कि वेरी फर्स्ट डे ही मैंने आपको ऑनलाइनर सीरीज में मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम 1996 का भाग 1 वहाँ लागू होता है। कहाँ पे लागू होता है, जहाँ मध्यस्थतम का स्थान भारत में हो, जहाँ मध्यस्थतम का स्थान भारत में हो वहाँ पे इसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं साथियों। 23 का को क्या कह रहा है, यहाँ पे 23 का को कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थतम के मामले में मध्यस्थ को किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है साथियों, तो स्वयं पक्षकारों के द्वारा भी नियुक्त किया जा सकता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, मध्यस्थतम को नियुक्त किया जा सकता है। और ये बिहार जे 2020 का ये क्वेश्चन भी आपका रहा है एग्जामिनेशन का। क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। कह रहा है एक मध्यस्थ पुरस्कार को खारिज प्रदान करने के लिए प्रॉपर्टी द्वारा इसकी प्राप्ति के कितने दिनों के अंतर्गत आवेदन दिया जाना चाहिए। तो साथियों अगर आवेदन पूछ रहा है लिमिटेशन पीरियड, तो 3 महीने के अंतर्गत इसका आवेदन दिया जाना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं बिहार जे 2020 का ये क्वेश्चन भी रहा है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 24 को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आपका कह रहा है कि मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम किसकी बात कर रहा है साथियों, तो मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम 1996 के भाग 1 के अधीन किया गया मध्यस्थतम पंचाट समझा जाएगा। किस प्रकार का पंचाट समझा जाएगा साथियों, तो देसी पंचाट के अंतर्गत इसको समझा जाएगा, माना जाएगा कि क्या है, ये एक प्रकार का देसी पंचाट है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करते हैं, मध्यस्थतम करार होगा। मध्यस्थतम करार किस प्रकार का होता है साथियों, तो जो मध्यस्थतम करार होता है वो एक प्रकार का रिटेन करार होता है, लिखित करार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर का इंग्लिश में आप ऑब्जर्व करिए। कर रहा है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 अप्लाइज वेयर। कहाँ पे ये अप्लाइज किया जाता है साथियों, द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया। जो इसका प्लेस होता है कहाँ, आर्बिट्रेशन इन इंडिया, वहीं पे इसको क्या किया जाता है, अप्लाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में डेफिनेशंस के बारे में दिया गया। क्वेश्चन 10 में डेफिनेशन किस प्रकार का डेफिनेशन दिया गया है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कोर्ट अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 1E आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का मतलब क्या होता है, तो साथियों इसका जो मतलब होता है प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से ये डील करता है, उसी से बारे में ये मामले की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है पार्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 मीन्स, इसका मतलब क्या होता है साथियों, तो इसका जो मतलब होता है ये होता है बी वाला, पे पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से ये रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द एक्सप्रेशन इंटरनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हैज़ बीन डिफाइंड। जो इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है ये कहाँ पे डिफाइन करके रखा है साथियों, तो 21F क्लॉज के अंतर्गत इसको क्या करके रखा है, इसको डिफाइन करके रखा गया। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। इन विच केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्ट फर्स्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट विल इक्वली अप्लाई टू द इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया unless any or all provisions have been excluded by the agreement between the parties के बारे में बात कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है साथियों, जो 13 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो ए वाला होगा। ये भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग SA, इसका जो होगा करेक्ट आंसर इसी को मार्क किया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये AIB एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसीलिए AIB एग्जामिनेशन 14 में इसको पूछा भी गया है। सिर्फ और सिर्फ 3 जगह ADR मैकेनिज्म को पूछा जाता है, एक दिल्ली में पूछा जाता है, एक बिहार में पूछा जाता है और एक आपके AIB एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है। बाकी कहीं पे भी इसका इस्तेमाल कम होता है। अगर आपको देखेंगे तो LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी एक आदि से छोटे बटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, व्हाट इज विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए कि कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे निगेटिव
टर्मिनोलॉजीज में क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बी वाला इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कह रहा है कोर्ट आल्सो इंक्लूड एनी कोर्ट ऑफ ग्रेड इन्फीरियर टू प्रिंसिपल सिविल कोर्ट और एनी स्मॉल कॉजेज कोर्ट। ये इसका रॉन्ग आंसर, इसी को मार्क किया जाएगा और यही रॉन्ग भी है। क्वेश्चन नंबर 15 को ऑब्जर्व करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द पर्पज ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। टू कॉम्प्रिहेंसिव कवर इंटरनेशनल एंड कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड आल्सो कंसिलिएशन इज एज आल्सो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करने का भरपूर प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द पावर ऑफ द कोर्ट टू रेफर पार्टीज फॉर आर्बिट्रेशन would and must necessarily include implies and inhere in it। ये क्या कर रहा है, 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। जब हम नेक्स्ट पेज लेकर के आएंगे तो 16 का आपको सी वाला करेक्ट आंसर जरूर मार्क करके दिखाएंगे। बात करते हैं साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की। मध्यस्थतम विधि को माना जाता है, मध्यस्थतम विधि को क्या माना जाता है, तो ये एक प्रकार का उपचारी, ये रेमेडियल सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत इसको डील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। घरेलू मध्यस्थतम में समस्त कार्यवाहियाँ संपन्न होती है, कहाँ पे संपन्न होती है साथियों, तो घरेलू है तो हमारे भारत की ही बात कर रहा है, तो भारत में इसको संपन्न किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। पक्षकार या मध्यस्थतम द्वारा मध्यस्थतम की सूचना जाने के तरीके का उल्लेख है। क्या तरीके का उल्लेख है, तो धारा 3 के अंतर्गत इसके प्रकार के तरीके का उल्लेख को बारे में हमको बताया गया। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। मध्यस्थतम विवाद के पक्षकार कहे जाते हैं, तो क्या कहे जाते हैं, तो उपरोक्त दोनों कहे जाते हैं। एक तो दावेदार भी कहे जाते हैं और एक प्रत्यय उत्तरदाता के द्वारा भी इनको दोनों चीज़ों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है विधिक प्रतिनिधि से अभिप्रेत है। अब विधिक प्रतिनिधि हम किसको कहते हैं, किसको हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये उपरोक्त सभी इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो किसी मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक प्रतिनिधित्व करता है, इसको हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। बी वाला कहता है जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि की हैसियत में कार्य करता है वह व्यक्ति जिसे उसकी मृत्यु पर संपदा न्यायगत हो, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। सी कह रहा है श्री मृतक, किसी मृतक, श्री नहीं होगा, किसी मृतक व्यक्ति की संपदा में दखलंदाजी करता है, तो क्या होगा, ये भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही माना जाएगा और इसका करेक्ट आंसर डी यहाँ पे मार्क किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 को ऑब्जर्व करिए। 31 में कह रहा है मध्यस्थतम करार लिखित रूप में है यदि वह है, क्या है, उपरोक्त सभी है। उपरोक्त सभी में क्या आ रहा है, पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज में है। सेकंड कह रहा है पत्रों के आदान प्रदान, टेलीक्स, दूर संचार आदि के साधनों में है। सी कह रहा है दावे और प्रतिरक्षा के आदान प्रदान में है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर इस सभी चीज़ों के तहत है तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं साथियों। 32 में क्वेश्चन में कह रहा है किसने मध्यस्थतम को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये मध्यस्थतम अधिकरण में निर्णायक का कार्य करते हुए अपना फैसला सुनाते हैं, जिसे पंचाट, निर्णय या अवार्ड कहा जाता है। तो ये कहाँ कहा जाता है, तो ये रशेल के द्वारा ये बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं। मध्यस्थतम खंड वाले किसी दस्तावेज के प्रति किसी संविदा निर्देश मध्यस्थतम करार का गठन करेगा, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा साथियों, तो अब इसके ऑप्शन को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। तो ये ए और बी दोनों के द्वारा किया जा रहा है। ए वाले में क्या कर रहा है, यदि संविदा लिखित रूप में हो, और बी वाले में कह रहा है निर्देश ऐसा है जो उस मध्यस्थतम खंड को संविदा का भाग बनाता हो, तो दोनों के तरह इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा आपत्ति करने के अधिकार के अधित्यजन के बारे में प्रावधान करती है, तो कौन करती है, तो धारा 4 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि पक्षकारों द्वारा आपत्ति के परित्यजन संबंधी प्रावधान समाविष्ट हैं, तो ये कहाँ पे समाविष्ट किए गए हैं, तो साथियों ये धारा 4 के अंतर्गत इस प्रकार के परित्यजन संबंधी प्रावधान को समाविष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 को ऑब्जर्व करिए। किस धारा का उद्देश्य है कि प्रकृति में न्यायालयीय हस्तक्षेप का यथासंभव कम करना है, तो ये कहाँ पे है साथियों, तो ये धारा 5 के अंतर्गत इसको प्रेरित किया गया है, धारा 5 के अंतर्गत इसको डाला गया। क्वेश्चन नंबर 37 को ऑब्जर्व करिए। मध्यस्थतम करार प्रावधानित है, मध्यस्थतम करार को कहाँ प्रावधानित किया गया है, तो धारा 7 के अंतर्गत मध्यस्थतम करार को प्रावधानित किया गया है। साथियों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर था वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर था। द पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट द आर्बिट्रेटर के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 की जो
इंग्लिश लैंग्वेज में है। इसमें कह रहा है इन द मैटर गवर्नड बाय पार्ट फर्स्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, ये किस चीज़ से डील करता है? तो साथियों ये जो डील करता है ये ऑप्शन नंबर सी के साथ डील करता है। और क्या कहना चाहता है? अ जुडिशियल अथॉरिटी कैन नॉट इंटरवेन एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन द पार्ट, इस पार्ट के अंतर्गत जो भी प्रोवाइडेड नहीं है उसी से ये डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट डेरेवेंसेस फ्रॉम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज मेंशन्ड अंडर। तो किस सेक्शन के अंतर्गत इसको मेंशन्ड किया गया है साथियों? तो सेक्शन नंबर 20 के अंतर्गत मेंशन किया गया ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट के तहत इसको मेंशन किया गया। नहीं, सेक्शन 20 के अंतर्गत नहीं, सॉरी साथियों, सेक्शन नंबर जो है 4 के अंतर्गत इसको मेंशन किया गया। सेक्शन 20 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सेक्शन नंबर 4 के अंतर्गत इसको क्या किया गया है? मेंशन्ड किया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है साथियों, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जा रहा है। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो कि सेक्शन नंबर 7 से लेकर के सेक्शन नंबर 9 के बीच में डील कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन इससे जो बन रहा है वो कह रहा है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? तो साथियों इसका सी वाला जो करेक्ट आंसर है यही इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा। द एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट इट शुड बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज, ये दोनों पार्टीज के द्वारा साइंड नहीं किया जाना चाहिए। ये क्या है? स्टेटमेंट इसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू द इंटर इनटू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये कौन सा आर्टिकल है हमारा साथियों? तो आर्टिकल नंबर 299 की बात करता है, जो कि किस चीज़ के बारे में बात करता है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, अंडर सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन इन 1996 एंड आर्बिट्रल एग्रीमेंट, इसके अंतर्गत क्या आता है साथियों? तो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो आपका ए वाला सेल बी इन रिटेन में होना चाहिए, इसी के बारे में ये बात कर रहा है। जो होना चाहिए वो रिटेन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। द एक्सप्रेशन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 मीन्स इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला होगा। एन एग्रीमेंट टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन all or certain disputes which have arisen or which may be arisen between them in respect of a डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब क्लॉज 4 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज अ कंटेंट इन, ये क्या कंटेंट कर रहा है? तो सेक्शन नंबर 23 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी होगा। ऑल ऑफ द एबोव की बात कर रहा है। और देख लीजिए AIB के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आस्क किया गया। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज, डॉक्यूमेंट पार्टीज के द्वारा साइन किया होना चाहिए। पार्टी ए आया है, पार्टी बी आया है। सेकंड ऑप्शन इसका कर रहा है एंड एक्सचेंज ऑफ लेटर को भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी प्रकार का टेलेक्स को भी, टेलीग्राम्स को भी, और अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच प्रोवाइडेड रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट में दिया गया, आप उसको भी क्या कर सकते हैं? आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ये एक आदान प्रदान करने का मीडियम है। सी वाला ऑप्शन कर रहा है एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंसेस इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट इज alleged by one party and not denied by the other। तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इसका देख सकते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश वाले का कह रहा है रेफरेंसेज इन कॉन्ट्रैक्ट टू द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज। 24 वाले का अभी आपको मैं करेक्ट आंसर यहाँ पे नीचे बताने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं यहाँ पे साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 हिंदी में आपका कह रहा है धारा 7 के खंड 3 के अनुसार मध्यस्थतम करार होगा। किस प्रकार का मध्यस्थतम करार होगा साथियों? तो ये लिखित रूप में मध्यस्थतम करार को यहाँ पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। मध्यस्थतम करार से ऐसा करार अभिप्रेत होता है, किस प्रकार का करार अभिप्रेत होता है? जो धारा 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए हैं, इसी करार के अंतर्गत ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है साथियों कि धारा 9 यदि अपीलार्थी से संबंधित कार्य संविदा पूर्ण कर लिया है तब उस कार्य के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। बैंक गारंटी धनराशि को किसी अन्य कार्य संविदा के उल्लंघन पूर्ण न होने के एवज में बैंक से कैश नहीं कराया जा सकता है। सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में तदनुसार अंतरिम आदेश किस वाद में जारी किया जा सकता है? तो किस वाद में जारी किया जा सकता है? उपरोक्त सभी में। मेसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में भी किया जा सकता है। बी वाला करा है भारत संघ बनाम रमन आयरन फैक्ट्रीज के मामले में, इंडस्ट्रीज के मामले में भी किया जा सकता है। भारत संघ बनाम फाउंड्रीड जो लिखा है उसी के मामले में ये किया जा सकता है। तो मीन्स की तमाम चारों चीज़ों के बारे में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए। कर रहा है धारा 9 के अधीन
अंतरिम उपाय हेतु आवेदन किया जा सकता है। तो कहाँ किया जा सकता है? उपरोक्त सभी समयों पर किया जा सकता है। मध्यस्थतम कार्यवाही के पूर्व किया जा सकता है, मध्यस्थतम कार्यवाही के दौरान भी किया जा सकता है, मध्यस्थतम पश्चात किए जाने के पश्चात भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 किससे संबंधित है? तो साथियों किससे संबंधित है? बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। न्यायालय द्वारा किए गए अंतरिम उपाय से इसको क्या किया जाता है? इसको संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन नंबर 43 वाले में, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थतम समझौता के रूप में हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है? एक अनुबंध में या अलग समझौते के रूप में एक मध्यस्थ खंड के द्वारा इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। न्यायालय द्वारा अंतरित अनुतोष आदि का प्रावधान है। तो कहाँ पे ये प्रावधान किया गया है? तो धारा 9 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान को यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है मध्यस्थतम न्यायाधिकरण द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा। जो मध्यस्थ होगा वो न्यायाधिकरण द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा। और ये बात हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत ये देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है मध्यस्थतम कार्यवाही की शुरुआत मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के तहत अंतरिम राहत की अनुमति या खंडन पर निर्भर नहीं है। उच्चतम न्यायालय किस मामले में ऐसा कहा है? तो ऐसा किसके मामले में कहा गया है? अशोक ट्रेडर्स एंड अन्य फर्म बनाम गुरमुख दास सुजला एंड अन्य के मामले में इस प्रकार का कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं साथियों, तो कह रहा है धारा 9 के अधीन अंतरिम आदेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर अभी हम नेक्स्ट पेज में आपको देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका करेक्ट आंसर हो रहा था साथियों, तो वो इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो रहा था। बी वाला यहाँ पर देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूट एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन written and the reference in such as to make that arbitration clause part of the contract के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कर रहा है अंडर सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग इफ इट इज इन कॉन्टेंट इन। अगर वो किस फॉर्म में कंटेंट है? तो साथियों वो कंटेंट है। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो डी वाला किया जाएगा। इधर ए, बी और सी किसी भी पार्ट में भी हो सकता है। ए वाले में कह रहा है ए डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज भी हो सकता है। बी वाले में कह रहा है एंड एक्सचेंज ऑफ लेटर, टेलेक्स, टेलीग्राम्स और अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच प्रोवाइडेड रिकॉर्ड्स ऑफ द एग्रीमेंट्स की बात कर रहा है। और सी कर रहा है एंड एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट इज एलेक्ट बाई वन पार्टी एंड डिनाइड बाय दी अदर पार्टीज। ए, बी और सी कोई भी इसमें से हो सकता है। ये सभी क्वेश्चन अभी ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में ही हिंदी में आप लोगों के सामने डील किया है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं साथियों, कर है एन एप्लीकेशन फॉर रिफरिंग द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 8 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 मस्ट बी एकम्पेंड बाय। ये किसके द्वारा एकम्पेंड किया जा रहा है? तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा बी होगा। द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और अ ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है, 27 में कह रहा है once an application under section 8 arbitration and conciliation act referring the parties to arbitration is allowed the proceeding in which the application was made and liable to be। तो ये किसके अंतर्गत इसको मेड किया जाएगा और लाइबल किया जाएगा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। स्टेड के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं। अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 द रेफरेंस ऑफ द पार्टीज टू आर्बिट्रेटर इज। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो 28 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। और इसमें ये क्या होना चाहिए? ये मैंडेटरी होना चाहिए। अब ये दिल्ली जुडिशरी 2019 का ये क्वेश्चन भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कर रहा है सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? तो सेक्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका साथियों, ये बात कर रहा है डज नॉट बार द कोर्ट फॉर रेफरिंग bar the court for referring the parties to arbitration after submission of his statement where the party who has brought the action does not objections के बारे में ये बात कर रहा है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें कर रहा है एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 कॉन्टेम्पलेटेड से। ये किससे द्वारा कॉन्टेम्पलेटेड करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अ मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट है, इसी से ये रिलेटेड है और इसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो साथियों आप लोगों ने यहाँ तक ऑब्जर्व किया, इसमें जो भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चंस को मैंने हेल्पफुली और
ऑब्जर्व कराने का आपको कोशिश किया। साथियों जो अगर आप लोगों का अगर कमेंट आता है, पॉजिटिवली कमेंट आता है, तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर के आऊँगा, या जिस भी पार्ट का आप कहेंगे उस पार्ट का मैं सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा, फर्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि जीएस में करंट अफेयर्स भी करा दिया जाए बिहार जुडिशरी को लेकर के। साथियों उसके लिए मैं मैटर प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसको भी बहुत जल्द आपके लिए प्रिपेयर करके लेकर के आऊँगा। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।